हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन। मेंसुरेशन के वो क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम 2021 वाले में पूछे गए थे। हालांकि पेपर 2022 में ही हुआ है, बट वैकेंसी जो है वो 2021 की है। ठीक है, तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि साथ ही में एसएससी जो सीजीएल मेंस का पेपर है, मेंस, ठीक है, लेटेस्ट मेंस वाला 2021 वाला, इसके क्वेश्चन को भी मैं टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज। इसके साथ साथ मैं सीएचएसएल को सॉल्व कर ही रहा हूँ। सीएचएसएल के और कई सारे जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, आप ज़रूर से उन्हें जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल सिलेबस जैसे चेंज हो गई है तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स आपको पढ़ना ही नहीं है, मैथ्स फिर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स के साथ साथ हम रीजनिंग की भी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में जीके की भी। तो रीजनिंग और जीके की भी वीडियो काफ़ी जल्द आने वाली है। उससे पहले आप मैथमेटिक्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन के जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनको मैंने शामिल किया है, क्योंकि आप अगर आप पेपर देखे हैं या आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, उनको मैंने स्किप कर दिया है। और जो थोड़े चेंजेज वाले हैं, मतलब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको मैंने शामिल किया है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है अपने पास वो ये है, एमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच आर नॉट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि इनमें से जो ऑप्शंस दिया गया है उसमें से कौन से ऑप्शन में ऐसे साइड दिए गए हैं जो किसी ट्रायंगल को नहीं बना सकते, ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा इसके लिए। रूल क्या होता है कि देखो, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मान लो मैंने ए बी और सी बोल दी, तो किसी भी पर्टिकुलर, जैसे आप ए के लिए बोल सकते हो कि बाकी के जो दो भुजाएं हैं उनके योगफल से ये छोटा होगा, यानी कि ए प्लस बी से तो ये छोटा होगा। ठीक है, लेकिन ये बड़ा होगा उनके, सॉरी ए और बी नहीं लिखना चाहिए हमें, बी प्लस सी लिखना चाहिए, क्योंकि ए को तो हम कंसिडर ही कर रहे हैं। तो बी और सी के सम से ये होगा छोटा, और बड़ा होगा किससे, ये बी और सी के डिफरेंस से। ठीक है, डिफरेंस से बड़ा होता है और सम से छोटा होता है। अगर आप ए के बदले बी की बात करो तो बी में देखोगे कि बी को छोड़ दो, फिर ए और सी के सम से छोटा होगा, यानी कि ए प्लस सी से ये छोटा होगा, और ए माइनस सी से ये होगा बड़ा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर आपको देखना है कि कौन ऑप्शन फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, तो आप बोलोगे कि जो 12 है ये इन दोनों के सम से छोटा होना चाहिए और डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली है यहाँ पर। फिर 9 की बात करो कि 9, 12 और 15 इनके योगफल से छोटा होना चाहिए और इनके डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप 15 की बात करो तो देखो 15 के केस में क्या है, 12 और 9 योगफल कितना हो गया यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि 12 और 9 हो गया 21, योगफल से छोटा है और डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, तो डिफरेंस 3 से बड़ा है, यानी कि ये तो भुजा बन सकता है। दूसरे को चेक करो आप, इसमें तीनों भुजाएं 20-20 हैं, तो डेफिनेटली ये हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, क्योंकि 20-20-20 एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हो गई, तीनों भुजा सेम है तो ये तो हो ही गए। आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा के चेक भी कर सकते हैं। तीसरा है 3-4-5, ये ट्रिपलेट है, तो आप ये भी समझ जाओगे कि ये 90 डिग्री वाले, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये भी हो जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं। हालांकि ये भी 3-4-5 का ही मतलब ये जो है, आप देखो कि अगर 3 से काट दोगे तो ये भी 3-4-5 बन जाएगा, यानी कि ये भी ट्रिपलेट ही है ऑप्शन फर्स्ट में भी। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब पता है तो भी आप कर सकते हो। लेकिन जो मेन यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो ये होता है। जैसे आप यहाँ चेक करोगे तो आप क्या बोलोगे कि 3 और 5 8, 8 से ये जो एक है वो छोटा होना चाहिए, तो छोटा है, और ये एक बड़ा होना चाहिए इनके डिफरेंस से, यानी 2 से, जबकि ये नहीं है, ऐसा फॉलो ही नहीं हो रहा है, 1 2 से कहाँ बड़ा है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ऑप्शन डी जो है, इसमें जो भी नंबर्स लिखे हैं ये किसी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। तो आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। हालांकि चेक करने की और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, बाकी राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है, बेसिक जो तरीका है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इफ इट्स लेंथ इज ट्वाइस मोर देन इट्स ब्रेथ एंड इट्स ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर विच इज ट्वाइस इट्स हाइट। देखो ब्रेथ जो है, यानी कि जो आपके लिए बी दिया है वो 8 है, और जो इसकी चौड़ाई है वो हाइट की क्या है, डबल है। यानी कि जो हाइट होगी वो आधी होगी, इसकी 4 होगी। बात समझना, देखो क्या कह रहा है, आयतन निकालना है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और चौड़ाई 8 है, और वो ऊंचाई से दोगुनी है, यानी कि ऊंचाई 4 होगी तभी तो चौड़ाई 8 बनेगी।
और जो लंबाई है वो क्या था, देखो लंबाई जो था वो चौड़ाई से डबल है, ठीक है। तो 8 का डबल ये हो गया 16, चौड़ाई का डबल हो गया। अब वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच होता है, बस आप फॉर्मूला पुट कर दो, एल है 16, बी है 8 और एच क्या है 4। अब ये बात तो आप समझ गए कि यहाँ 4 आ रहा है यानी कि आंसर 4 का मल्टीपल होगा। बताओ लास्ट में 69 है तो 4 से नहीं कटेगा, 67 4 से नहीं कटता है, 66 4 से नहीं कटता है। नाउ ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। 4 का आपको रूल पता है ना, 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट जो होता है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको टाइम वेस्ट करने का बहुत शौक है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of one of its side is 24. What is the length of perpendicular drawn to the side of this side of the triangle from the opposite vertex? देखो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है अपने पास, लेट से दिस इज ए बी एंड सी, एरिया आपको 96 दे रखा है और एक कोई साइड 24 है, लेट से बी सी जो है ये 24 है। अब ये कह रहा है कि ये जो साइड दे रखा है ना इसके अपोजिट वर्टेक्स से यानी कि ए से एक हाइट ड्रॉ किया गया यहाँ पर, लेट से वो एच है, तो उस हाइट को आपको बताना है कि क्या होगा जब इसका एरिया आपको गिवन है 96। देखो जब हाइट आपको दे दिया इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल बन गया, अगर हाइट दे दिया फिर ये हाइट हो गया और इसको आप बेस कर मान लो और फिर फॉर्मूला लगा लो एरिया का 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, और ये दे रखा है कितना 96, तो ये 1/2 बेस की जगह पर 24, हाइट आपको मालूम नहीं और ये हो गया 96। चार 2 से काट दो, 12 दूना 24 और 12 अट्ठे 96, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, एनके मैथ्स। और इंस्टाग्राम पर भी आप सेम नाम से एनके मैथ्स _ और फिर आप लिखोगे नंदू कुमार, तो आप इंस्टाग्राम की आईडी भी प्राप्त कर सकते हो, वहाँ डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, भुजा बताना है। अच्छा बताओ, आपको पता होगा कि वर्ग की भुजा जो होती है उसका स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है। मैं ये कहूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है और भुजा बताओ तो आप बोलोगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लो, यही भुजा होगा। अब मैं अगर बोलूँ कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 81 है, तो साइड बताओ तो आप बोलोगे ए स्क्वायर की वैल्यू 81, तो ए कितना होगा, ये देखना होगा कि 81 किसका स्क्वायर है, या फिर 81 का आप स्क्वायर रूट ले लो तो 9 आएगा, ठीक है। वही काम यहाँ करना है, ये क्षेत्रफल दिया है ना, तो भुजा निकालने के लिए आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि ये पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है। अब दो तरीका है, या तो ऑप्शंस का स्क्वायर करते चले जाओ। देखो लास्ट जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है वो 4 है, आप देख लो क्या 2m का स्क्वायर करके आपको 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2 का स्क्वायर करके 4 मिल जाएगा, मिल जाएगा। 4 का स्क्वायर करके मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2 में 4 मिल जाएगा। शुरू वाला जो है वैल्यू वो 9m स्क्वायर है। देखो 9m स्क्वायर कैसे ला सकते हो आप, तो आप बोलोगे 3m का स्क्वायर करके आ जाएगा। ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी नहीं है, और यहाँ 3m स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये तो 9 और m टू द पावर 4 हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। या फिर आप पूरा पूरा फॉर्मूला ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के आप चेक कर सकते हो कि किसका स्क्वायर करके ये बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन आर्क ऑन अ सर्कल दैट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग सबटेंड्स 24 डिग्री एंगल एट सेंटर, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखो 24 डिग्री का कोण बनाने पर जो चाप की लंबाई है वो 15 है, तो पूरी वृत्त का परिधि, देखो ये जो पूरा सर्कल होता है इसमें आपको पता है कि ये जो लाइन है अगर ये पूरा एक राउंड चक्कर लगा ले तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, आप बोलोगे 360 डिग्री बनता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब ये 24 डिग्री है तो चाप की लंबाई कितनी है 15। आपको बताना है कि जब पूरा यानी कि ये 360 डिग्री हो जाए तो चाप की लंबाई कितनी होगी, बस यही बात है ना। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 × 120, ये 15 टाइम्स है, तो इसको भी 15 टाइम्स कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर लो 225, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो समांतर भुजाएं हैं एक ट्रेपेजियम की यानी कि समलंब की, वो आपको 20 और 25 दी हुई है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि जो लंबवत दूरी है दोनों भुजाओं के बीच वो 14 है। एरिया बताना है, तो कोई भी बता देगा ना। देखो ऐसे कह रहा है, ये समांतर भुजाएं एक 20 हो गई, एक 25 हो गई, और इनके बीच की जो हाइट है वो 14 है, तो एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 20 और 25 को जोड़ लो, समांतर भुजाओं का योगफल ये आ गया 45, और इंटू का होता है हाइट यानी कि 14।
ये 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 7 पचे 35, लास्ट में 5 आएगा, ये बात तो आप श्योर हो ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 5 आएगा। सो ऑप्शन डी इज द ओनली ऑप्शन टू बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 किसी में है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक समद्विबाहु, समद्विबाहु किसको बोलते हैं, जिसके दो साइड सेम हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। उसका जो परिमाप है यानी कि पेरीमीटर वो 80 सेंटीमीटर है, और जो बेस है वो 20 सेंटीमीटर है। जो अदर टू साइड्स है जो कि अन्य दो समान भुजाओं से अलग है। अच्छा, ये जो बेस है इसके बराबर की दो साइड नहीं है, यानी कि जो दो साइड है वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। जैसे मान लो, इसके कहने का मतलब क्या है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये इसका हो गया बेस बी, और बाकी ये दोनों साइड सेम होंगे, ठीक है। और परिमाप 80 है, तो कह रहा है कि तो इसकी लंबाई वाली भुजा, समान लंबाई वाली भुजा आपसे पूछ रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है बताओ आप। जो परिमाप होता है पेरीमीटर, इसका मतलब होता है सम ऑफ साइड्स, ठीक है, यानी कि भुजाओं का योगफल। तो जोड़ लो, पेरीमीटर आपको 80 दे रखा है और सम ऑफ साइड्स 2a, इनको जोड़ लो, a प्लस a 2a और प्लस का 20, 20 इधर लाओगे तो 60 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू आएगी 30, यानी कि ऑप्शन डी इज द आंसर। देख रहे हो कितनी इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने काफी क्वेश्चन स्किप कर दिया है। ओवरऑल 131 के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंसुरेशन के। हालांकि इसमें कुछ आप सही सही अगर लगाओगे तो 120 या फिर 1115 ऐसे क्वेश्चन ही, 115 इतने नंबर हैं कम से कम मेंसुरेशन में क्वेश्चंस के, जिसमें से आपको 80% क्वेश्चन इजी मिलेंगे, और बाकी के जो 20% बच गए वो मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बचता हो तो आप डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में हमें सेंड कर सकते हैं। जो अपना डाउट ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। देखो ये फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज दिस। अब इसमें से कौन सा उसका साइड हो सकता है। तो पहली बात कि आपको स्क्वायर करके चेक करना है कि कौन इसका आ सकता है। देखो 3 चाहिए, 3 का स्क्वायर करोगे तभी 9 होगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा। ये वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव वाला ही आंसर होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, उसमें बीच में माइनस आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आपको तो पता है ना कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जबकि यहाँ माइनस है, यानी कि इसमें माइनस होगा, और साथ में लास्ट में 9 है तो 3 भी चाहिए आपको। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ज्यादा आपको कुछ मुश्किल काम नहीं करना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर स्लैब्स दैट मे बी स्टोरेड इन अ 16 मीटर लॉन्ग 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप ट्रेंच इज। वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या किया कि इसने थोड़ा सा अपना खेल चेंज कर दिया। इसमें मीटर दे दिया है, यहाँ सेंटीमीटर दे दिया, और यहाँ भी सेंटीमीटर दे दिया, राइट। और इधर देखो कि ये सारे मीटर 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 हैं। आपको पता है, ये बताना है कि इनकी कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है जो इनमें स्टोर किया जा सकता है, यानी कि वॉल्यूम को डिवाइड करना है ओवरऑल। या आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो जो नंबर होता है ये हमेशा ऐसे ही निकलता है, जो बड़ी वॉल्यूम है ना, जो बड़ी वॉल्यूम है उसमें से छोटी वॉल्यूम को आपको डिवाइड करना होता है, छोटी वॉल्यूम से बड़ी वॉल्यूम को। तो जो बड़ा, जिसका वॉल्यूम बड़ा है वो ये है, तो आप ऊपर लिख लो 16, ठीक है, 12 और 4। और नीचे क्या लिखोगे आप, 4। जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में चेंज करो, तो आप बोलोगे 50, और मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, और ये 20, इसको भी 100 से डिवाइड करोगे। ये 2 टाइम्स कटेगा, और 2 से ये 2 दूना 4 कटेगा, और 2 दूना 4 से ये 4 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 10 ऊपर चला जाएगा। 16 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 192, और ये जो 10 ऊपर जा रहा है वो 0 लगेगा, तो 1920, 90-20। मूवी का नाम आपको याद है ना, 90-20 एविल रिटर्न्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले ऐसे गोले के परिगत बेलन का आयतन बताइए। यानी कि ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक क्या है भाई, गोला है, यानी कि स्फीयर है, और उसके चारों तरफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग अ स्फीयर। अच्छा, यहाँ सिलेंडर था, ठीक है, विद अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। तो बेसिकली है क्या यहाँ पर कि देखो एक गोला है पहले अपने पास, मान लो ये गोला हो गया जैसे, ठीक है, यानी कि स्फीयर, और इसके चारों तरफ एक बेलन बनी हुई है, यानी कि सिलेंडर, इस टाइप से, ऐसे, ठीक है। और ये यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात, चलो ये भी लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दिया। अब इसमें एक बात समझना कि जो डायामीटर है यानी कि व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है,
इस गोले में व्यास कौन सा होगा, ये होगा ना 14, यहाँ से यहाँ तक पूरा गोले का व्यास तो यही होगा, और इस फॉर्मेट में बात करूँ तो ये होगा 14। अब इससे आप कंपेयर कर लो किसके लिए, सिलेंडर के लिए, यानी कि बेलन के लिए। बेलन की जो हाइट हो गई वो 14 हो गई, ये 14 हो गया हाइट, तो एच के जगह पर तो आप 14 ले लोगे, और जो डायमीटर है उसके लिए वो 14 ही होगा, तो रेडियस कितना होगा 7। और हमें वॉल्यूम बताना था, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बताना था। अब देखो जब रेडियस 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होगी 154 होता है, और एच हाइट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 14, तो आप 14 रख लो। 14 चौके 56, लास्ट में 6 आएगा, ये बात तो आप श्योर हो, ऑप्शन डी ए इज द आंसर। ठीक है, बाकी आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको बताना है कि ये जो एरिया दिया है शेडेड पार्ट, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, शेडेड जो रीजन है उसका एरिया बताना है। अगर आपको ये साफ सुथरा ना दिख रहा हो तो मैं आपके लिए डायग्राम बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, देखो एक ऐसे है आपके पास, मान लो ये एक आयत हो गया रेक्टेंगल, और एक इसको क्रॉस कर रहा है ऐसे, इसको थोड़ा और ऊपर बनाना चाहिए ना, ये दोनों ही सेम साइज के हैं बिल्कुल। ठीक है, और आपको दे भी रखा है कि कितना है, ये जो वैल्यू है ये 3 है, ये भी 3 है, ये वैल्यू भी 3 है, ये भी 3 है, दिस वन इज ऑल्सो 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3, लगभग सारे 3 है। और ये जो पूरा एरिया बना है आपको ये एरिया बताना है। देखो मैं शेडेड भी कर देता हूँ आपके लिए, देखो ये हो गया एरिया पूरा जो आपको बताना है, साथ में जो ये बीच वाला है ये भी बताना है आपको, ये वाला एरिया भी बताना है। अच्छा अब एक बात समझो आप, ये 3 है अगर, तो ये लाइन भी 3 होगी। ठीक है, और ये अगर 3 है तो ये लाइन क्या होगा, ये भी 3 होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही ये 3 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो ओवरऑल ये 3 3 वाला क्या हो गया, स्क्वायर बन गया कई सारे। कितने स्क्वायर बन रहे हैं आप काउंट कर लो, देखो मैं ब्लैक से काउंट कर लेता हूँ। ये पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, ये चौथा स्क्वायर, और ये कि पांचवा स्क्वायर, इसके भी तो सारे साइड्स 3 3 हैं, तो 5 स्क्वायर हैं। तो आप टोटल एरिया लिखोगे कि टोटल जो एरिया है दिस इज इक्वल टू 5, और इंटू 5 स्क्वायर है तो मैंने 5 लिख दिया, और किसी भी एक स्क्वायर का एरिया निकाल दो। जब साइड 3 है तो एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 पचे 45 यानी कि 45 इज द आंसर। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 28 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर टच इच अदर एक्सटर्नली, यानी कि बाह्य रूप से वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो मैं हिंदी में बता देता हूँ, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर दी गई हैं, और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रही हैं यानी कि टच कर रही हैं। देन द लेंथ ऑफ अ कॉमन टेंजेंट इज, यानी कि दोनों की जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई आपको बतानी है, और वो भी बतानी है दशमलव के 2 बिंदुओं तक, सॉरी दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थानों तक आपको बताना है। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट लेने हैं पॉइंट के बाद। चलिए अब देखो, अगर आप डायग्राम चाहो तो एक छोटा सा मैं डायग्राम पेश कर देता हूँ। जैसे ये एक सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, और यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ट्रांसवर्स नहीं है, कॉमन टेंजेंट, एक्सटर्नली टच भी कर रहा है ना वो, तो ये हो गया एक्सटर्नली टच करने वाला सिस्टम। ठीक है, और ये हो गया कॉमन टेंजेंट जो आपको बताना है, जिसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू। ठीक है, इसकी लेंथ बतानी है, और इसका जो रेडियस है वो है 28, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 18। देखो ऐसे में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब भी अगर ऐसा केस बने कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इसका जो रेडियस है वो मान लो है अपने पास ए, और इसका रेडियस जो है वो है बी। ठीक है, और टेंजेंट का लेंथ आपसे पूछ रहा है। अब ऐसे में आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि मान लो ये है अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को अगर मैं डी लिख दूं, तो डी की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये पहले का रेडियस ए है, दूसरे का रेडियस बी है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, हालांकि ये चीज पहले आना चाहिए नहीं तो गलत हो जाएगा, ये बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले हम केंद्रों के बीच की दूरी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है यहाँ पर, बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है इस टाइप से। ठीक है, जहां पर ये है आपका
C1 C2 जिसको आप ये कह सकते हैं दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, जिसको आप ये R1 प्लस R2 भी कह सकते हैं, क्योंकि रेडियस का योगफल ही यहाँ पर सेंटर के बीच का दूरी है। और ये जो लाइन बनता है ये आपका a माइनस बी बनता है, और ये तो हम निकाल ही रहे हैं, ठीक है, x। तो बेसिकली आपका ये होगा क्या कि ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। R1 प्लस R2 यहाँ पर कितना है 28 और 18 हो जाएगा कितना 46 है, तो 46 का स्क्वायर होगा, और माइनस a माइनस बी 10 है तो 10 का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप चाहो तो कर लो, या 46 का स्क्वायर निकालना मुश्किल काम नहीं है, 50 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है, और फिर 25 में से 4 माइनस कर दो 21, और माइनस का हो गया ये 100। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2000, ये तो 100 ही होगा, ठीक है। तो इसमें से अगर आप 100 माइनस करते हो तो ये गलत लिख दिया हमने, देखो 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 ही आएगा, फिर 1 ही आएगा और फिर 0, तो ये 2016 आ गया, ठीक है। अब ये बताओ 2016 किसका स्क्वायर है, ये जानने के लिए जब ऐसा लिखा है ऑप्शन में तो डेफिनेटली ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। बाकी आप चेक कर लो ऑप्शन में कि किसका स्क्वायर बनता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पहला ऑप्शन है अपने पास, ये देखो लगभग 41 है, 41 का स्क्वायर करके चेक कर लो, 50 से ये कितना कम है 9, तो 9 का स्क्वायर 81, और 25 में से 9 कम करोगे तो 5 और 4 ये 16, 81 बहुत ही कम है। 42 तो परफेक्ट नंबर ही है, तो इसका स्क्वायर तो भाई बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इतना आएगा ही नहीं। और वैसे भी ये 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 64 के आसपास का नंबर होना चाहिए। ये करीब करीब 45 है, आप देख रहे हो 45 का स्क्वायर कितना होता है, देखो जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना आसान है, 5 का स्क्वायर 25, और ये 4 है तो इसको 5 से 5 चौके 20, तो 20 25 इसके काफ़ी करीब है, इसको निकाल के चेक कर लो। ये तो 44 के करीब है, 45 के करीब नहीं है। 44 का स्क्वायर देखो 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, 25 में से 6 कम कर दो तो 19, ये काफ़ी कम है ना। तो ये अपना सी जो है वो सबसे ज़्यादा नियर है, तो सी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ और अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस। देखो एक वृत्त का ये समीकरण दिया है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का तो नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, यानी कि सॉरी, जो निर्देशांक या नियामक ज्यामिति जिसको आप कहते हैं उसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आपको जो सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो आपको याद होना चाहिए। यानी कि मान लो कोई सर्कल है तो उसका जो इक्वेशन होता है यानी कि समीकरण होता है एक वृत्त का, वो होता है x और माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y माइनस बी का स्क्वायर और इक्वल टू रेडियस यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। तो जो आपको ये समीकरण दिया है वो इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर जो वैल्यू बचेगा वो हो जाएगा रेडियस का मान यानी कि त्रिज्या का मान। तो स्टार्ट करें फिर हम, ठीक है। देखो अब इसको कैसे ब्रेक करोगे आप, x वाले को ऐसे चाहो तो लिख लो कि एक्स स्क्वायर और माइनस 4x इसको हमने एक साथ लिख लिया, और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 6y इसको मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है, और माइनस 12 भी चलो यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये देखो ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर आप लिखोगे x और बी के जगह पर 2 लिखोगे तभी ये 4 बनेगा, और प्लस 2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया लेट से, ठीक है। फिर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये हो गया वाई स्क्वायर और प्लस 2a भी लिखना है तो 2, ए के जगह पर तो y है तो y लिखोगे। अब b के जगह पर आप क्या लिखो कि ये 6 बन जाओ, बताओ 6 बनाने के लिए आप b की जगह पर क्या लिखोगे, 2ab का फॉर्मेट पूरा करना है, तो 2 तो मैंने लिख ही दिया, a के जगह पर लिख दिया y, और b के जगह पर हमें 3 लिखना पड़ेगा तभी ये 2 3 जा 6 बनेगा, और फिर 3 लिखा है तो हमने 3 का स्क्वायर भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। अभी माइनस का जो 12 था वो मैंने माइनस का 12 लिख दिया इक्वल टू 0। अब देखो ये लिखने के बाद मैं पूछूं कि कोई गलती की हमने, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या मिस्टेक हुआ है, आप देखोगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x ही था जो कि यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक, और ये जो 4 है 2 का स्क्वायर 4 ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है। वैसे ही यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, यानी कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4, 13 ओवरऑल एक्स्ट्रा हमने लिखा है। अगर 13 यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने लिख दिया है तो हमें क्या करना है, 13 अगर हमने एक्स्ट्रा प्लस में लिखा है तो 13 हमें माइनस में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम माइनस का 13 लिखेंगे। देखो ये बात शायद आप नहीं समझ पाए, मैं फिर से इसको लिख के समझाता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो आप चाहो तो इस -12 को इधर ना लेके आओ, वैसे ही रहने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप 12 को मारो गोली और इसको इसी साइड रहने दो 12। अब इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पर आपने लिख दिया एक्स और बी की जगह पर 2 और प्लस 2 की स्क्वायर यानी कि 4 आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। वैसे इसको आपने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर y और b की जगह पर 3, सॉरी प्लस नहीं, इंटू 3 और प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया और इज इक्वल टू का 12। अब आप बोलोगे कि देखो यहाँ तक तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x था, ये वाई स्क्वायर और प्लस 6x था, ये 4 और ये 9, 13 मैंने इधर एक्स्ट्रा ले लिया है, तो दूसरी साइड भी तो 13 हमें प्लस करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा ना। अब ये बन गया आपका x और -2 का होल स्क्वायर और ये बन गया प्लस y और प्लस 3 का होल स्क्वायर और इधर बन गया ये कितना बन रहा है 25, तो 25 5 का स्क्वायर है। यानी कि देखो अब रेडियस कितना बन रहा है, यहाँ r स्क्वायर होता है, यहाँ 5 आ गया, यानी कि रेडियस क्या है 5। यहाँ से आप एरिया भी निकाल सकते हो। ये 2 और 3 क्या डिनोट कर रहा है, इसके सेंटर को, यानी कि सेंटर 2 और -3 होगा, ठीक है। जो सर्कल बनेगा उसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो 2 और -3 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले ईंटों का प्रयोग करते हुए दिस और दिस मोटी दीवार का निर्माण किया जाना है, तो बताना है कितनी ईंटें लगेंगी। तो देखो अगर यहाँ पर ईंटों की संख्या बतानी है तो फिर से 3D में इक्वेशन है, तो वॉल्यूम को आप डिवाइड करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। नंबर निकालना है तो बड़ा वॉल्यूम बटा छोटा वॉल्यूम, यही मैंने बताया था। बड़ा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। देखो जो दीवार होता है वो किसके आकार का होता है, घनाभ के जैसा होता है, यानी कि क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है, ईंट भी इसी के फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब लिखो जो बड़ी वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, LBH यानी कि 10 मीटर, 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर में है, सॉरी ये लाइन सीधी नहीं है, और जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो आप देखो, दूसरी वैल्यू जो ये है ये सारे के सारे सेंटीमीटर में हैं। 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे कि जो 10 मीटर और 5 मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 इस 10 मीटर के लिए और अगले 5 मीटर के लिए एक बार 100 और, ठीक है। अब काट पीट लो बस, काटोगे तो ये 2 जीरो से एक 100 कट जाएगा, ठीक है। और 25 दूना 50 से ये 5 और एक जीरो कट जाएगा, तो ये 2 बचा और यहाँ एक जीरो और यहाँ 2 जीरो यानी कि 3 जीरो, तो 2000 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक कागज का आयताकार टुकड़ा है, 52 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा है। कागज की चौड़ाई में घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन बताइए। देखो आयताकार कागज का टुकड़ा है, ऐसा है मान लो, चौड़ाई है 18 और लंबाई है 52। अब कागज को उसकी चौड़ाई में घुमाकर बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन बताना है, ठीक है। अ सिलेंडर फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के अलोंग उसको रोल किया जाता है। अब देखो भाई क्या है इसमें, ये कह रहा है कि हाइट के अलोंग उसको क्या करना है, हाइट यानी कि ब्रेथ, में ब्रेथ की बात कर रहा हूँ, इसके अलोंग उसको रोटेट करना है, रोल करना है, ठीक है। अब देखो जिसके अलोंग कहे इसका मतलब उसको आप फिक्स मान लो कि ये फिक्स हो गया भाई एक, ठीक है। और इसको उठाकर ऐसे आपको रोल करना है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा इस टाइप का, जिसमें ये जो फिक्स था आपका 18 वो तो 8 रहेगा ही, और ये जो गोल वाला शेप बना है ना आपका, जो सर्कुलर शेप बना है जिसको आप इसका सरकमफ्रेंस कह सकते हो, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं परिधि, वो कितना हो गया आपका 52, क्योंकि यही लाइन जो है यही तो गोल घूम गई है ना, यही राउंड शेप में आ गई है, सर्कुलर शेप में। तो जो सरकमफ्रेंस हो गया यानी कि परिधि हो गया, जिसको आप 2 पाई r बोलते हैं, वो हो गया 52, ठीक है। और ये जो 18 है वो क्या बन गया, हाइट आपका 18, जिसके अलोंग कह रहा है ना उसी को आप हाइट मान लो, सीधी सी बात है। और जो बच गया वो बच गया परिमाप या फिर परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। अब आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह पर अच्छा चलो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा इजी रहेगा कि देखो पाई आर स्क्वायर और एच है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 2 पाई r लिख देता हूँ,
एक बार और आर लिखूं तो ये पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, और एक बार एच चाहिए और बाई टू। देखो इसको अगर काट दें तो ये पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा लिखने से फायदा क्या है? लिखने से फायदा यही है कि टू पाई आर के जगह पर डायरेक्ट अब हम 52 रख देंगे, और हमारे पास बच गया आर। आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो वो कितना हो गया, 52 और बटा 2 पाई, यही होगा ना। और इंटू का एच, एच के जगह पर आप 18 रख लो। ठीक है, चाहो तो आप आर निकाल के डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, आपके लिए जैसे ठीक लगे। ठीक है, इस पाई को हटा दो और इस पाई के जगह पर हम मान रख सकते हैं। पाई के जगह पर क्या रख देंगे, 22/7। तो यहाँ 22 आ गया, ऊपर चला गया 7। ठीक है, अब आप काट लो, 2 से काटोगे इसको, 26 दूना 52। इस 2 से काट लो, ठीक है ना, सही रखा ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 पाई आर, 2 से 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो इसको 11 दूना 22 मैंने काट दिया, ये 26 दूना 52 बचा कितना आपका, ये 26 गुना 26 यानी कि 26 का स्क्वायर कितना हो गया, आप बोलोगे 676। और इंटू का ये 18 × 7, ये 676 हो गया। फिर 18 नहीं बचना चाहिए था ना यहाँ पर। अच्छा, ये जो बाई टू है, ये टू हमने नहीं लिखा, ये टू भी तो आएगा, क्योंकि यहाँ से आर की वैल्यू हमने निकाली थी 52/2 पाई। तो ये टू और पाई की वैल्यू हमने रख दी थी, ये टू नहीं। तो 2 से ये 9 दूना 18, 9 से 63 बच गया, और बटा कितना आ गया, 11। अब देखो इसको अगर हम लिखें तो ये हो गया 676, और गुना 11 से भाग करोगे तो 11 पचे 55, और पॉइंट बच गया 5 और 3 8 80, तो 11 से 77 करीब करीब। तो अब देखो ये 6 है यानी कि 600 प्लस है, और ये 5.7 है, तो 6 पचे 30, ये तो 3000 के ऊपर ही आंसर आना है, 3000 प्लस जा रहा है। और कोई भी ऑप्शन 3000 से ऊपर नहीं है, यानी कि ये सारे ऑप्शन ही रॉन्ग है। ठीक है, तो आई थिंक इसका जो मार्क्स है वो सभी को मिल गया होगा, या फिर सबके लिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तरीका जो है वो मैंने बता दिया आपको, ये तरीका है सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 14 है, ऊंचाई है 48, आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु से होकर एक अनुप्रस्थ काट काटी जाती है, तो ऊपर वाले भाग का आयतन बताना है। अब देखिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक शंकु हो गया, यानी कि कोण हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ये अगर हाइट है इसका, तो यहाँ से बिल्कुल इसके मध्य बिंदु से यानी कि मिड पॉइंट से इसको कट कर दिया गया। अब एक बात समझना, अगर मिड पॉइंट से कट करेंगे तो नीचे वाली भी हाइट 1 हो गई, ऊपर वाली भी हाइट 1 हो गई, इक्वली डिवाइड होगा ना हाइट। तो दोनों को मैं 1 1 यूनिट ले रहा हूँ, यानी कि ओवरऑल हाइट अगर पूछा जाए तो 2 यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखो जो छोटा शंकु है इसका हाइट 1 है, तो पूरे शंकु का हाइट कितना हो गया, 2 हो गया। ये हाइट की बात है। अगर हाइट का रेशियो आपको दिया है h, और h का हाइट का रेशियो 1 और 2 का है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है आपको पता होगा, इसका क्यूब करना होगा। 1 का क्यूब 1, और इसका क्यूब 2 का क्यूब 8, यानी कि जो बड़ा वाला शंकु है उसका आयतन वॉल्यूम अगर 8 होगा तो छोटे वाले का वॉल्यूम 1 होगा। बड़े वाले का वॉल्यूम तो हम निकाल ही सकते हैं। वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा बड़े वाले का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 गुना 14, और एच का मतलब 48। ठीक है, 7 दूना 14, ठीक है, और 3 से कट जाएगा, 16 तिया 48। ये किसकी वैल्यू है, ये जो वॉल्यूम है ये बड़े वाली की वॉल्यूम है। बड़े वाली का वॉल्यूम यानी कि ये 8 यूनिट का वैल्यू है। 8 यूनिट का वैल्यू है आपका 22, और गुना 2 गुणा में 14 और गुणा में 16। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 8 से काट दो, 8 दूना 16, तो ये आ जाएगा आपका 2 दूना 4, और 22 चौके 88, और गुणा का 14। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 14 अठे 112 का 2 हासिल हो जाएगा 11, और 14 अठे 112, और 11 123। ठीक है, यानी कि ये हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इसमें कह रहा है कि एक रोलर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है वो है 20 सेंटीमीटर। खेल के मैदान को समतल करने में इसे 235 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अब ये समझो कि मान लो जो रोलर है वो ये है, ठीक है, इस टाइप का रोलर होगा कुछ। इसकी लंबाई जो है 20 और त्रिज्या जो है वो है 14। ठीक है, अब ये बस समझो कि ये एक चक्कर लगाने में कितना एरिया कवर करेगा, उसको 235 से गुना कर देना है बस। अब देखो यहाँ पर एक चक्कर में कितना एरिया कवर कर सकता है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि इसका जो ये वाला एरिया है जिसको आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको बोलते हो, जो कि 2 πr h होता है, यही एक चक्कर में ये एरिया कवर करेगा। और कितने चक्कर लगाने पर ये पूरा कवर कर लेता है, 235 चक्कर, यानी कि इसको 235 से आपको करना है
मल्टीप्लाई, तो 2πr की वैल्यू देखो, जब रेडियस होता है 14 तो 2πr की वैल्यू होती है 44, और इंटू h के जगह पर आप रख लो 20 और इंटू ये 235, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो यहाँ पर एक बात गौर फरमाना, इसके लास्ट में एक भी जीरो नहीं है तो ये तो आंसर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जीरो दिख रहा है। इसके लास्ट में 3 जीरो है, इसके लास्ट में 1 जीरो है, इसके लास्ट में 2 जीरो है, यानी कि जीरो सब में अलग अलग है, तो नंबर ऑफ जीरो ही काउंट कर लेते हैं। देखो ये हो गया 44, इसको अगर मैं आधा करता हूं तो ये कितना बनेगा 10, और इसको डबल कर लो तो ये डबल करने पर बनेगा 23 दूना 46 और 1 47, 35 दूना 70 और 2 दूना 4। देखो यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, यानी कि 2 जीरो ही पॉसिबल है, तो ऑप्शन डी। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते थे, 1 जीरो यहाँ पर और इसमें एक ही 5 है, और ये तो सम संख्या है तो एक और जीरो मिलेगा, यानी कि 2 ही जीरो पॉसिबल है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, लास्ट में 2 जीरो ही आ सकता है, बाकी आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, नो वरी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि टू पैक अ सेट ऑफ बुक्स गौतम गॉट कार्टन्स है सॉरी ऑफ अ सर्टेन हाइट दैट वर 48 इंचेज लॉन्ग एंड 27 इंचेज वाइड। ठीक है, आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया गया। अब कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ सच अ कार्टन, यहाँ पर जो कार्टन है उसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो दिया है आपका 22.5 क्यूबिक फीट। व्हाट वाज द हाइट ऑफ ईच कार्टन, हर एक आपको कार्टन का हाइट बताना है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर जैसे ये कह रहा है, अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपको ये दिया है कि हर एक कार्टन का जो लंबाई है और चौड़ाई है ये दिया हुआ है, बस ऊंचाई नहीं दिया है, हाइट जो कि हमें निकालना है। और सबको मिला के जो टोटल वॉल्यूम बनता है, यानी कि पूरे कार्टन को मिला करके जो आयतन बन रहा है वो 22.5 घन फीट है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मान लो ऐसे ऐसे यहाँ पर हम इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम करने वाले हैं। ठीक है, पुस्तकों को सेट करने के बाद देखो, सेट जो किया जाता है, जैसे मान लो ये एक कार्टन है जिसमें ऐसे ऐसे बुक्स रखे जाते हैं। ठीक है, तो जो पूरे बुक्स रखने के बाद इसका वॉल्यूम बनता है वो दिया है 22.5 क्यूबिक फीट। ठीक है, और इसके लिए जो आपको दिया हुआ है कि इसका जो लंबाई है वो है 48 और चौड़ाई जो है वो 27 और हाइट नहीं दिया है, तो ओवरऑल वॉल्यूम सेम होगी। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, LBH, तो आप बोल लो हाइट, इधर हो गया 27 और इंटू का 48, और दूसरी साइड जो होगा वो होगा 22.5। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि 22.5 वाला ये फीट में है या फिर फुट में है, और ये दोनों इंच में है, और आंसर भी इंच में है, तो ये जो फुट है इसको इंच में बदलना पड़ेगा। और आपको पता है कि 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है, तो इसको अगर इंच में बदलना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन ये क्यूबिक फुट है यानी कि वॉल्यूम में है, तो 3 बार आपको 12 लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये क्यूबिक है। ठीक है, अगर ये क्षेत्रफल के फॉर्मेट में रहता तो 2 बार लिखते, और लेंथ के फॉर्मेट में रहता 1 बार लिखते। अब काट लो, ये 12 चौके 48, और 4 से कटेगा ये 4 तियां 12, और 3 से कट जाएगा 9 तियां 27, और 9 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 2.5। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 12 25 60 और 12 दूना 24 और 6 30, यानी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 30। आगे बढ़ जाता हूं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक गोला जो है वो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर गुजरता है, गोले का आयतन। अच्छा देखो, अगर मान लो ये एक घन है यानी कि क्यूब है, तो इसके 8 कोनों से यानी कि हर एक कोने से होकर गोला गुजरता है। अगर हर एक कोने से यानी कि इसके बाहर बाहर गोला बनाया गया है, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये इस टाइप का है, वो इस कोने से भी 3D में आप देखोगे तो इस कोने से भी गुजर जाएगा। तो ऐसे केस में आप एक बात याद रख, देखो अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि इसकी जो रेडियस होती है ना, जो डायामीटर होता है किसका, गोले का, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसके डायगोनल के बराबर। देखो डायमीटर और डायगोनल सेम होगा, यानी कि अगर आप बात करें कि घन में जो डायगोनल होता है वो होता है √3 इंटू ए, और गोले में जो डायमीटर होता है वो होता है 2r। यही बात है ना, आप यहाँ पे रख लो, ये हो गया √3 और a आपको दिया गया है, इसका साइड कितना है 14, और इधर हो गया 2 और r, तो r की वैल्यू आ गई 7√3। अब वॉल्यूम निकाल लो 4/3, सॉरी हाँ 4/3, और पाई आर क्यूब, तो पाई की जगह पर 22/7 रख लो, आर क्यूब तो आप रखोगे 7√3, फिर से 7√3 और फिर से 7√3, यही बात है। अब 3 से ये 2 बार जो √3 है वो तो कट जाएंगे ना, क्योंकि ये 3 बनने वाले हैं, इस 7 से ये 7 कट जाएगा। बाकी जो मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास बच गया 7 7 49, और गुना में ये हो गया 22 चौके 88 और √3।
पहली बात की आंसर में आएगा √3, तो इनमें √3 नहीं आ रहा है, ये तो गए। दूसरी बात की 88 है, इसका मतलब आंसर 11 से कटेगा और 8 से तो कटेगा ही कटेगा। आप बताओ इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं, आप बोलोगे कि नहीं कट रहे हैं, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये कट जाएगा ना 8 से। देखो 8 तिया 24 और कितना बच गया फिर 8 निम 72, ये कट रहा है, ये आंसर होगा 8 से। बाकी आप चेक कर सकते हो पूरा मल्टीप्लाई करके। अगले सवाल पर आते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 एक जैसी ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है और इस प्रक्रिया में 35% ठोस जो होता है वो वेस्ट चला जाता है। निर्मित बड़े गोले की त्रिज्या बताना है। अच्छा आप एक बात बताओ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोलाकार जो गेंद है उनको पिघलाया जाता है और बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके बराबर होगा? 15 एक जैसी गोलियों के आयतन के बराबर। तो 15 और हर एक गोली का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई, और इनका रेडियस 5 है तो 5 का क्यूब। लेकिन ये जो आयतन है इसका 35% वेस्ट हो जाता है, यानी कि 65% बचता है। तो ये वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि 35% तो वेस्ट चला गया है। अब इनको काट पीट लो, 4/3 पाई, तो ये दोनों साइड से कट गया, बस इधर बचा आर क्यूब, इधर बच गया आपका 5 का क्यूब जिसमें से एक 5 आ जाएगा बाहर, और बाकी बच गया यहाँ पर 15 और यहाँ पर बच गया 65 और बटा 100, यही बचेगा ना। तो अगर इसको काट ले, 3×5 = 15 और ये 13×5 = 65 और ये आपका 4 से कट जाएगा, 25×4 = 100, तो 13×3 ये हो गया 39 और बटा 4। और अभी तो देखो ये 5 का क्यूब था, ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब आप देखो अगर मैं क्यूब हटाता हूं इधर से तो आर की वैल्यू इस 5 का, तो आप क्यूब रूट ले लोगे 5 बचेगा। ये आपका काटोगे अगर 4 से तो ये आ जाएगा 4×8 = 32 और पॉइंट कितना बच जाएगा बताओ? 7। तो 4 एक बार में, तो अगर 1 से शुरू हो रहा है तो इसको हम राउंड ऑफ करके 8 ले लेते हैं, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 2, तो ये 5 दूना 10, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बताना है। देखो एक घन है, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा अगर आप घन बनाओगे तो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा एक शंकु काटना है, तो ऐसे ही आप काटोगे, मान लो इस टाइप से शंकु काटोगे। अब देखो पहली बात क्या है, अगर मैं 2D में बात करूं कि अगर मान लो ये ऐसा होता और इसमें से हमने ऐसे शंकु काट लिया, तो आप बोलते कि यहाँ पर जो हाइट है बेसिकली वो तो 10 के बराबर ही हो जाए, क्योंकि ये घन है तो इसमें ये सारे 10 ही बनेंगे, ठीक है। तो हाइट 10 बन गया, किसके लिए? शंकु के लिए, यानी कि कोन के लिए। और अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो रेडियस 10 का आधा यानी कि 5 बनेगा। अब वॉल्यूम बताना है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और एच का मान कितना हो गया यहाँ पे 10। तो ये कितना आ गया? 25 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 250 पाई/3, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, एनके मैथ्स नंदू कुमार, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है ऐसे कि एक ठोस खिलौने की आकृति एक बेलन, शंकु और अर्धगोलाकार प्याले के संयोजन के समान है। देखो बेलन, शंकु और अर्धगोला, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि बेलनाकार भाग जो है उसका आयतन खिलौने के कुल आयतन का 50% है, शंक्वाकार भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का 20% है। खिलौने के शंक्वाकार, बेलनाकार और अर्धगोलाकार आयतनों का अनुपात बताइए। देखो सबसे पहले अगर आप डायग्राम की बात करो तो एक अर्धगोला है ऐसे, इसके ऊपर एक बेलन बन गया, मान लो किस तरीके से भाई, तो ऐसे, अरे यार रुक जाओ, ऐसे छोटा सा ही मान लो मैंने बेलन बना दिया, इसके ऊपर है एक शंकु, इस टाइप का है, ठीक है। अब इसमें कह क्या रहा है आपसे, आपको ये बोला गया है कि जो बेलनाकार भाग है इसका कुल आयतन जो है आ, वो खिलौने के कुल आयतन का 50% है। मान लो खिलौने का कुल आयतन, मैं टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ये मान लेता हूं कि 100 है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम बनेगा, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, देखो वॉल्यूम हो गया टोटल का, ये कितना मैंने मान लिया 100, और वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया बेलन का यानी कि सिलेंडर का, वो कितना है 50% यानी कि 50। शंक्वाकार भाग का जो आयतन है वो कुल आयतन का 20% है, यानी कि जो
वॉल्यूम हो गया कोन का CN मैं लिख देता हूँ, ये 20% है, ये 50 है, ये 20 है, तो जो वॉल्यूम बचेगा सेमी स्फेयर का या फिर हेमी स्फेयर आप कह लो, हेमी स्फेयर बोलते हैं ना अर्धगोले को, तो 50 और 20 70 चला गया तो इसका 30 बचेगा, यही बच रहा है ना। और आप हमें रेशियो बताना है कि इसका पहले शंकु का यानी कोन का, तो ये 20 हो गया, फिर बताना है बेलनाकार यानी कि सिलेंडर का, तो 50 हो गया और ये 30 हो गया, 0 0 काट लो, तो 2 5 और 3 आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल ये है अपने पास, एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष भाग की तिर्यक ऊंचाई 10 है, उसकी आधार की त्रिज्या 11 है, इसे पेंट करने की अनुमानित लागत जो है वो 7 रुपए प्रति 1 मीटर, 7 रुपए, और यहाँ भी रेट लिख दिया, हालांकि यहाँ रेट नहीं आना चाहिए। फाइंड द टोटल सरफेस, टोटल कॉस्ट ऑफ फॉर पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ दिस सर। ठीक है, हर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7 रुपए लगते हैं, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत, लागत कैसे पता चलेगी, आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर लो 7 से। ठीक है, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम, ये शंक्वाकार भाग है, ठीक है, यानी कि कोन शेप्ड में है, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर और एल, तो पाई के जगह पे रख लो 22/7, रेडियस कितना रखोगे, आधार की त्रिज्या 11, एल तिर्यक ऊंचाई कितना है यहाँ पर 10 और इंटू का हो गया ये 7। अब इस 7 से ये 7 कट जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 एकम 2 पे 0 आएगा, तो लास्ट में 2 जीरो ही बनेगा, और 2 जीरो ऑप्शन सी में ही अवेलेबल है, बाकी किसी के लास्ट में 2 और 0 नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, तो अगला सवाल हो गया खत्म, यानी कि बस इतना ही क्वेश्चन था जो मैंने सेलेक्ट किया था एसएससी सीएचएसएल से। ठीक है, तो एसएससी जो सीएचएसएल का पेपर था अपना 2021 वाला, जो कि 2022 में लिया गया है, उसमें जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी आप इसके बाद टॉपिक मुझे कमेंट करके बता दो कि अब कौन से टॉपिक का आपको या फिर कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो आप जरूर से कमेंट करके बताना, बाकी वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।